नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी। इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी पढ़ने के लिए आपका कस्टम का क्लैरिफिकेशन, कस्टम कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। सुन लीजिए, इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी में आप पढ़ते हो इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मुझे एक बात बताइए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स लाना इंपोर्ट होता है सर। means bringing into India from a place outside India। इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स लाओगे तो उसे इंपोर्ट बोलते हैं। सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या होता है? बेटा डेफिनेशन बोल। सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, उसे हम बोलते हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। बेटा ये सब आपका पढ़ा हुआ है, उसी को मैं वापस बता रहा हूं आपको। एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसका जो भी पॉइंट्स है वो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है सर इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स लाना। और सर अगर आप आर्टिकल नंबर 269A चैप्टर नंबर 1 का पढ़ते हो या सेक्शन नंबर 72 ऑफ योर आईजीएसटी एक्ट पढ़ते हो, उसमें बोला गया हुआ है इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज इंटरस्टेट। और सर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा। और सर ये जो आईजीएसटी लगता है हमें याद है सर, आपने बोला था कि सर जो आईजीएसटी लगता है इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ऊपर वो लगाया जाता है अंडर द कस्टम्स एक्ट। सर जब कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं तो इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ऊपर भी आईजीएसटी ले लिया जाता है। और किस वैल्यू पे लिया जाता है? जो 38 का वैल्यू होता है। यस सर, अब याद आया, यही यहां बोला गया है। सुन लीजिए, एक सेकेंड, एक नोटबुक खोल लेता हूं। देखिए क्या बोल रहा है यहां पे। ये बोल रहा है सर इंपोर्ट करोगे गुड्स तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है, उस पे क्या लगेगा? उस पे लगेगा आईजीएसटी। और ये आईजीएसटी कब होगा कलेक्ट? ये बोला गया था सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सेक्शन नंबर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। एक कोई दूसरा चार्ट खोलता हूं, रुकिए। जब आप चार्ज ऑफ जीएसटी का चैप्टर पढ़ते हो तो चार्ज ऑफ जीएसटी के चैप्टर में यहां लिखा हुआ था सेक्शन नंबर 5(1) प्रोवाइजो में कि सर जो आईजीएसटी इंपोर्ट पे लगेगा वो लगेगा levied and collected as per the custom tariff act on the value determined under the custom act at the point when custom duties are levied। मतलब सर अगर मैं चैप्टर नंबर 28 इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी, सुनिए, जब भी सर मैं इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करना इज ऑलवेज इंटरस्टेट सप्लाई सर, और इंटरस्टेट पे आईजीएसटी आएगा। लेकिन कब आएगा बेटा वो बता मुझे। इंपोर्ट्स पे आईजीएसटी आएगा, लेकिन सर जब आएगा, कब आएगा? जब कस्टम ड्यूटी लगेगा। बेसिकली मैं एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा और कस्टम ड्यूटी पे करूंगा, तब मुझसे आईजीएसटी भी ले लिया जाएगा। क्या आप लोग कस्टम्स को कनेक्ट कर पा रहे हो यहां पे? यस सर। तो सर आईजीएसटी शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। सर कस्टम्स एक्ट में तो आपने बताया था अंडर सेक्शन नंबर 3(7) अंडर सेक्शन नंबर 3(7) ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट किस वैल्यू पे लगेगा? ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन नंबर 38। और बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर अगर है तो 38 का वैल्यू और ट्रांजेक्शन वैल्यू विचेवर इज हायर पे आपका आईजीएसटी लगेगा। और कब लगेगा? जब बाकी कस्टम ड्यूटीज, सर जब बाकी कस्टम ड्यूटीज आपसे ली जाती हैं तब इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आपसे आईजीएसटी भी लिया जाता है। ठीक है सर। पोस्ट, और सर एक बार आपने जो कस्टम एक्ट के अंडर आपने आईजीएसटी दे दिया तो बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे आपने जब एक बार आईजीएसटी अलोंग विद कस्टम ड्यूटी दे दिया तो इंपोर्टर कैन अवेल आईजीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ द बिल ऑफ एंट्री। कुछ नहीं, जब गुड्स इंपोर्ट करो तो इंपोर्ट करना इंटरस्टेट होता है, आईजीएसटी लगता है। कब लगेगा? जब कस्टम ड्यूटी पे करोगे तब लगेगा। और एक बार आपने पे कर दिया तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कस्टम ड्यूटी का नहीं बट जीएसटी एक्ट में
आईजीएसटी का क्रेडिट आप ले सकते हो। कैसे? क्या डॉक्यूमेंट के बेसिस पे? बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे आप आईटीसी ले सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस एवरीवन, क्या आप लोगों को पहला पैराग्राफ समझ में आया कि इंपोर्ट करना इंटरस्टेट होता है, आईजीएसटी लगेगा लगेगा जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो सर अलोंग विद द कस्टम ड्यूटीज आपको आईजीएसटी भी पे करना पड़ेगा। और ये आईजीएसटी जब आप कस्टम ड्यूटी के साथ पे करते हो अंडर द कस्टम एक्ट, तो बेटा जीएसटी एक्ट में बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे आप आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या होता है? सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, उसे हम बोलते हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। और सर जब भी आप इंपोर्ट करोगे सर्विस, सप्लाई चैप्टर में सर आपने बताया था, रुकिए मैं सप्लाई का चैप्टर खोलता हूं, मैं कोई दूसरा चार्ट खोल रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं, ठीक है। हाँ देखिए, सप्लाई का चैप्टर जब आपने पढ़ाया था तो आपने बोला था सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर फॉर ए कंसिडरेशन होगा तो सर बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस दोनों सप्लाई है। बिजनेस पर्पस टैक्सेबल अंडर आरसीएम होगा, नॉन बिजनेस पर्पस इज टैक्सेबल बट इसको एग्जाम किया गया है, लेकिन एग्जाम्पशन अप्लाई नहीं करेगा अगर इट्स ए ओआईडीआर सर्विस जो आपने एनटीआर को दिया है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। चलिए देख लीजिए। अब सुनिए, मैं इसको इधर रख रहा हूं साइड में। हाँ सर, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस सेक्शन नंबर 7(1)(b) में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन बिजनेस, नॉन बिजनेस पर्पस दोनों सप्लाई है। और सर अगर सेक्शन नंबर 7(1)(c) पढ़े तो बेटा 7(1)(c) में जो लास्ट फोर्थ पैराग्राफ था शेड्यूल 1 का, वो भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात किया था। मैंने सारा इंपोर्ट रिलेटेड डिस्कशन एक जगह लाके डाल दिया है बस। तो सर शेड्यूल 1 पैराग्राफ नंबर 4 बोलता है, तो चलिए पहले इसको खत्म करते हैं। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस दोनों सप्लाई है। और सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस भी हमेशा एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, याद है क्या बेटा? सर जब आप आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 7(4) पढ़ते हो तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इज ऑलवेज इंटरस्टेट। और सर अगर ये इंटरस्टेट है तो इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। ओके सर। और सर सेक्शन नंबर 5(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा। और सर अगर ये आईजीएसटी लगता है नॉन बिजनेस पर्पस, उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया था, लेकिन सर एग्जम्पशन नहीं लगता अगर ओआईडीआर सर्विसेज है। ओआईडीआर सर्विसेज का डिस्कशन मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 7(1)(c) इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन own establishment outside India in the course of business or without consideration भी सप्लाई है। और सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस तो हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई होता है, आईजीएसटी लगेगा। अगर आप बिजनेस एंटिटी है इंडिया में तो आप जीएसटी बेसिकली अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया है तो आप जीएसटी आरसीएम में पे कीजिए। पे करने के बाद रिसिपिएंट इज लायबल टू पे, और पे करने के बाद आप उसका आईटीसी भी ले सकते हो। क्या यहां तक इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पे लिखे हैं, ये आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए समझा देता हूं। अब सुनिए, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर क्या होता है? सर मैंने इंडिया के बाहर से गुड्स मंगाए, मैंने इंडिया के बाहर से, समझ लीजिए ये यूएस का बंदा है, इसको मैंने बोला कि गुड्स भेज दे इंडिया में, इसने मुझे गुड्स भेज दिए इंडिया में। मैंने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, इसने मुझे गुड्स बेचे थे $1 लाख में, इसने मुझे गुड्स बेचे थे $1 लाख में। ठीक है सर, अब सुनिए,
मैंने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, एक बॉन्ड दिया, बॉन्ड देने के बाद गुड्स को वेयरहाउस में रखा दिया, कस्टम वेयरहाउस में मैंने गुड्स को रखा दिया, ठीक है, गुड्स यहां पहुंच गए। अब सुनिए, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रेंड को ये गुड्स बेच दिए, समझ लीजिए 1 करोड़ रुपए में मैंने ये गुड्स को बेच दिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो 1 करोड़ में मैंने गुड्स बेचे हैं, मेरा फ्रेंड को मैंने जो 1 करोड़ में गुड्स बेच दिए, ये गुड्स को जब मैंने बेचा तो सर अगर आपको याद है अंडर जीएसटी एक्ट इसको ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। देखिए अगर आपको जीएसटी एक्ट दिखाऊं मैं तो सप्लाई चैप्टर में यहां बोला गया था कि सर आप जब बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करोगे तो दैट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पहले ये बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैं आपको समझा रहा हूं बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। हाँ सर ये पॉइंट क्लियर है, कोई इशू नहीं है इधर। अब सुनिए, अब क्या होगा, मैं हूं ए, मैंने बी को सेल किया। अब जब बी गुड्स को क्लियर कराने जाएगा तो बी फाइल करेगा बिल ऑफ एंट्री, और पता है बी क्या करेगा, अब बी कस्टम ड्यूटी पे करेगा, और बी कस्टम ड्यूटी पे करेगा, और बी क्या करेगा, पहले तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। तो ये जो $1 लाख में मुझे गुड्स बेचे गए हैं, $1 लाख में, $1 लाख में मुझे गुड्स बेचे गए हैं, कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये सब नॉर्मली कैलकुलेट होगा। लेकिन बेटा अब जब सेक्शन नंबर 38 समझ लीजिए, इसमें क्या हुआ, अब बिल ऑफ एंट्री फाइल किया तो इसने बोला सीआईएफ वैल्यू समझ लीजिए $1 लाख लिया, $1 लाख लिया, जो बेसिकली मेरे और इसके बीच में ट्रांजेक्शन था वही वैल्यू लिया जाएगा। तो सर ठीक है, $1 लाख को कन्वर्ट किया, $80 लाख आ गया सीआईएफ वैल्यू समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद उस पे सर बेसिक कस्टम ड्यूटी, सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड किया और वो 90 लाख आ गया। सर मुझे एक बात बताइए, ये होता है 38 का वैल्यू, और मेरे और इसके बीच में ट्रांजैक्शन वैल्यू था 1 करोड़। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अब आईजीएसटी किस अमाउंट के ऊपर, समझ लीजिए इन गुड्स के ऊपर आईजीएसटी 18% है, तो आईजीएसटी किस अमाउंट पे लगेगा, 38 का वैल्यू पे या 1 करोड़ पे, किस अमाउंट पे आईजीएसटी लगेगा ये बता दीजिए आप मुझे। 38 के वैल्यू पे लगेगा या जो हमारे बीच में ट्रांजैक्शन वैल्यू था उस पे लगेगा। अंडर द जीएसटी एक्ट तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अंडर द कस्टम एक्ट 37 ऑफ द कस्टम एक्ट आईजीएसटी लग जाएगा। किस वैल्यू पे लगेगा वो बताइए। सर आईजीएसटी लगता है ऑन 38 का वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, और सर मुझे देना पड़ेगा आईजीएसटी ऑन 90 लाख और 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर मुझे 18% आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा जीएसटी एक्ट में तो जब आपने 1 करोड़ में बेच दिया तो जीएसटी एक्ट में इसके ऊपर जीएसटी नहीं लिया, लेकिन कस्टम एक्ट के अंदर इसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे। दैट इज सेक्शन नंबर 37 ऑफ द कस्टम एक्ट में जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, और किस पे, 38 की वैल्यू पे और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। क्या आप लोगों को ये पॉइंट रिकॉल हुआ? मैंने कस्टम पढ़ाते समय भी आपको ये बोला था कि सर बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर में 38 का वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, उस पे आपको आईजीएसटी देना पड़ता है। क्लियर है पॉइंट? यस सर पॉइंट क्लियर है। चलिए आ जाइए। तो हमेशा याद रखिएगा अगर एक बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होता है, एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, आईजीएसटी ऑन 38 का वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, ठीक है सर। उसके बाद हाई सीज सेल। सर ये हाई सीज सेल क्या होता है? सुन लीजिए, हाई सीज सेल
सर ये हाई सी सेल क्या होता है? मेरे गुड्स इंडिया के बाहर यूएस से मैंने मंगाए, यूएस के बंदे ने क्या किया, गुड्स को शिप में डाल दिया, अब शिप आ रही है तो सर शिप ने गुड्स अनलोड कर दिए। सुनिए, मैंने एक भी बिल ऑफ एंट्री अभी तक फाइल नहीं किया, और मेरे गुड्स जब समुंदर में थे या कस्टम पोर्ट पहुंच गए थे, मैंने क्या किया, अपने गुड्स को यहां से इस बंदे ने मुझे बिल ऑफ लेडिंग दिया था और $1,00,000 का वैल्यू था, ठीक है। इस बंदे ने मुझे क्या किया, बिल ऑफ लेडिंग दे दिया। मैंने बिल ऑफ लेडिंग अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया। जब मैंने बिल ऑफ लेडिंग अपने फ्रेंड को ट्रांसफर किया तो सर ये जो ट्रांजैक्शन होता है कि यूएस पोर्ट से गुड्स छूट गए और इंडियन पोर्ट पे गुड्स आ गए हैं, बट मैंने अभी तक कस्टम वेयरहाउस में भी नहीं डाला, मैंने उस गुड्स को क्लियर भी नहीं किया, कुछ नहीं किया है, और मैंने गुड्स को सेल कर दिया, तो इसे हम हाई सी सेल बोलते हैं। समझ लीजिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 करोड़ रुपया का है। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है? 1 करोड़। याद करिए वो जीएसटी वाले दिन जब मैंने आपको बोला था हाई सी सेल इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड हेंस सर ये जो है हाई सी सेल, इस पे जीएसटी एक्ट में कोई जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, ये जो बंदा कस्टम पोर्ट पे क्लियर करने जाएगा तो क्या होगा? बेटा अब सुनिए, अब देखिए इसमें हाई सी सेल में क्या होता है, आपने एक भी बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया। बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर में क्या होता है, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करके वेयरहाउस में ट्रांसफर कर दिए, फिर आपने बेचा। और अगर आपने गुड्स को वेयरहाउस में ट्रांसफर किए बिना ही पहले ही बेच दिया, तो जब ये फाइल करेगा तो ये पहला बिल ऑफ एंट्री होगा, ये फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा होगा। और तब जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा तो जब कस्टम ड्यूटी पे करना है ना, तो बेटा ऑफिसर क्या करेगा पता है आपको? कस्टम ड्यूटी भी 1 करोड़ के ऊपर ही लेगा। और सर ये जो 1 करोड़ है इसी पे कस्टम ड्यूटी लगाएगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाएगा, जो टोटल आएगा उसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। मतलब 1 करोड़ के ऊपर ही आपसे कस्टम ड्यूटी और जीएसटी ले लिया जाएगा। लेकिन सर पहला ट्रांजैक्शन अगर आपको मैं दिखाऊं तो सर याद करिए, ये जो ओरिजिनल सेल वैल्यू था उस पे कस्टम ड्यूटी वगैरह लिया गया, सिर्फ आईजीएसटी ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू था इस पे, इन दोनों में जो हायर था उस पे आईजीएसटी लिया गया था। लेकिन अगर हाई सी सेल ट्रांजैक्शन होता है, जो सर यूएस से समुंदर में गुड्स चल पड़े हैं, मेरे पोर्ट पे आ गए हैं, मैंने उनको वेयरहाउस में भी नहीं डाला, क्लियर भी नहीं कराया, तो अगर आपको आईजीएसटी पे करना पड़ता है तो सर कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी दोनों ही आपको ध्यान रखना है ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट। बेसिकली क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू जो आप दोनों के बीच में है, इसको ऑफिसर असेसेबल वैल्यू ले लेगा, और इस असेसेबल वैल्यू के ऊपर पहले कस्टम ड्यूटी सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाएगा, टोटल के ऊपर आईजीएसटी कैलकुलेट करेगा। यही बोला गया है यहां पे कि सर हाई सी सेल अगर होता है तो आईजीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी ऑन द लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू पेड बाय द बायर हु फाइल्स द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, मतलब जिसको मैंने बेचा जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा उसी के ऊपर कस्टम ड्यूटी, और फिर टोटल जो बनेगा उसके ऊपर सर आईजीएसटी पे करते हुए चलेगा। क्या आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ में आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पहले वाले में सर कस्टम ड्यूटी तो ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शन वैल्यू था उसी को असेसेबल वैल्यू लिया जाता है, बस आईजीएसटी इस वैल्यू के ऊपर लगता है। लेकिन सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है हाई सी सेल में सर असेसेबल वैल्यू फॉर कस्टम ड्यूटी एंड फॉर आईजीएसटी कैलकुलेशन दोनों यही अमाउंट बन जाता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सर थर्ड कंट्री शिपमेंट। ये थर्ड कंट्री शिपमेंट क्या होता है सर? सुन लीजिए, थर्ड कंट्री शिपमेंट क्या होता है समझ लीजिए। मैं हूं इंडिया में और मेरे गुड्स चाइना में मैंने गुड्स परचेज किए और मैंने यूएस गुड्स बेचने हैं, तो मैंने चाइनीज गाय को बोला कि तू गुड्स शिप में डाल और यूएस भेज दे। उसने क्या किया, मुझे बिल दिया
और मैंने क्या किया, मैंने सामने इस यूएस वाले बंदे को बिल दिया। तो सर जब मैं ये बिल देता हूं, इसे हम बोलते हैं वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। आपने गुड्स सप्लाई कर दिया विदाउट द गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया। और जीएसटी एक्ट में ये होता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है दिस इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। और कस्टम एक्ट में भी इस पे कोई जीएसटी, कोई कस्टम ड्यूटी, नो कस्टम ड्यूटी, नो जीएसटी। मतलब अगर एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है, इस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं, इस ट्रांजेक्शन को, क्या आपको याद है जीएसटी के क्लास में मैंने बोला था सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट द गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया। बिल दे दे मुझे बट गुड्स को शिप कर दे डायरेक्टली यहां पे। सर वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी गुड्स भेजा विदाउट गुड्स एंट्रिंग इंडिया। या फिर सर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सर यहां से यहां भेज देना, मर्चेंट ट्रेडिंग भी बोलते हैं। मर्चेंट ट्रेडिंग की सर आपने क्या किया, इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर गुड्स भेज दिया। बेटा इसमें याद रखिएगा कस्टम ड्यूटी और जीएसटी दोनों ही नहीं आता। मैंने आपको तीन चीज समझा दी इधर, एक बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर, एक मैंने आपको हाई सी सेल भी समझा दी, एक मैंने आपको वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट द गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया भी समझा दिया। क्योंकि गुड्स जब इंडिया आएगा ही नहीं तो कस्टम डिपार्टमेंट उसे कस्टम ड्यूटी और जीएसटी ले ही नहीं पाएगा। और जीएसटी एक्ट में भी ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है। हेंस मैं जब बिल देता हूं ना, इस पे कोई जीएसटी का इंपैक्ट नहीं आता है। यस एवरीवन, क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलें आगे। हाँ सर पॉइंट क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुन लीजिए, तो सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने और एडिशनल पॉइंट, ये सारे एडिशनल पॉइंट है जो ये मिसलेनियस चैप्टर से आपको बाय चांस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने लिख लिया है। ठीक है, चार्ट में इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एसईजेड यूनिट और डेवलपर। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक एसईजेड यूनिट है, एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर है, तो अगर आप इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने पे आपको कोई आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो, गुड्स के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा और सर्विस पे भी जीएसटी एग्जम्प्टेड है। तो सर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स by SEZ is exempt from IGST leviable under section number 37 and in fact इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पे भी इनका जीएसटी नहीं लगता है। एग्जम्पशन अंडर जीएसटी वाला जो चैप्टर है ना, एग्जम्पशन चैप्टर में जब आप मिसलेनियस पॉइंट पढ़ोगे तो मिसलेनियस पॉइंट में लिखा हुआ है कि सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय एन एसईजेड इज आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। याद रखिएगा, एसईजेड चाहे सर एसईजेड यूनिट गुड्स इंपोर्ट करे या सर्विस इंपोर्ट करे, दोनों पे ही सर याद रखिएगा कोई जीएसटी, कोई आईजीएसटी नहीं लगता है। ओके सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। सर मैं इंडिया में एक 100% ईओयू हूं, मेरा काम ही है इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना। तो मैं जब इंपोर्ट करूंगा तो मुझ पे आईजीएसटी, जीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस ये कुछ भी नहीं लगाया जाता है। बस यही एक छोटा सा पॉइंट था ईओयू के बारे में, वो मैंने यहां लिख दिया। गुड्स इंपोर्टेड बाय ईओयू, कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगता, जीएसटी भी नहीं लगता, तो कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगता है और जीएसटी भी एग्जम्प्टेड है, जीएसटी भी नहीं लगता है। ओके सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में आपको बताया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में आपको बताया, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी आपको बता दिए। अब सुनिए सर, ओआईडीआर सर्विस, क्या आपको याद है मैंने आपको बोला था कि सर आपने इंडिया के बाहर से इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है और सर बिजनेस पर्पस के लिए किया है तो आप जीएसटी अंडर आरसीएम पे करते हो, लेकिन सर
अगर आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए किया है तो उस पे जो जीएसटी है वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन एग्जम्पशन ओआईडीआर सर्विसेज को नहीं लगता है। सर ये ओआईडीआर सर्विसेज होता क्या है? OIDAR, OIDAR सर्विसेज का मतलब होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। बेटा नेटफ्लिक्स समझ लीजिए, आप नेटफ्लिक्स दिमाग में रखिए, समझ लीजिए आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटाबेस है, उसको एक्सेस कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो और यूज कर रहे हो, तो उसे हम ओआईडीआर सर्विसेज बोलते हैं। सर ओआईडीआर सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है? ये देखिए यहां इन्होंने ओआईडीआर सर्विसेज का डेफिनेशन दिया है। Services whose delivery is mediated by information technology over the internet, मतलब जो सर्विस आपको ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क दिया जाता है, ओआईडीआर नेटफ्लिक्स का सर्विसेज आपको ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट दिया जाता है, ठीक है। प्लस the nature of which renders their supply essentially automated। बेसिकली मुझे एक बात बताइए, अगर आपको एक मूवी देखना होता है कि आप नेटफ्लिक्स को फोन करते हो या ऑटोमेटिकली रिट्रीव करके देख लेते हो? तो सर ये ऑटोमेटिक सर्विस होता है। उसके बाद इन्वॉल्व्स मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। सर कोई ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन है ही नहीं, मैं ऑनलाइन जाता हूं, नेटफ्लिक्स खोलता हूं, मूवी देखता हूं और मजे लेता हूं। प्लस impossible to ensure in the absence of इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस सर, हम अगर ओआईडीआर सर्विस देखना लेना चाहते हैं तो सर वो बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिना इंटरनेट वगैरह के तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसे बोलते हैं ओआईडीआर सर्विस, मतलब जो सर्विस आपको दिया जाता है ओवर द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, और ये सर्विसेज क्या होती हैं? ऑटोमेटेड होती हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता और इम्पॉसिबल है तो देना विदाउट एनी आईटी, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के बिना देना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला है सर प्लस इंक्लूड कीजिएगा, मतलब ओआईडीआर सर्विसेज में इन चीजों को इंक्लूड कर दिया। सर इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज सच एज एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, अगर आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का सर्विसेज दे रहा है ओवर इंटरनेट तो फेसबुक भी ओआईडीआर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद क्लाउड सर्विसेज, अगर समझ लीजिए आई क्लाउड सर्विसेज आपने लिया है एप्पल से, तो आई क्लाउड सर्विसेज क्या है सर? आई क्लाउड सर्विसेज भी ओवर द इंटरनेट आपको दिया गया है, वो भी ओआईडीआर सर्विस है। गूगल ड्राइव मैंने परचेज किया गूगल आईएनसी से, तो वो भी ओआईडीआर सर्विस है। मैंने कोई ई बुक परचेज किया, कोई म्यूजिक परचेज किया, कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, अदर इंटेंजिबल ओवर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट, मैंने क्या किया, एक कोई भी इंटेंजिबल परचेज कर लिया ओवर द इंटरनेट, प्रोवाइडिंग कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन परचेज किया, कोई भी रिट्रीवल सर्विसेज अगर ऑनलाइन कोई मुझे दे रहा है, कोई डिजिटल कंटेंट दे रहा है, स्टोरेज, गेमिंग, मैंने किससे गेम डाउनलोड कर लिया ओवर द इंटरनेट, याद रखिएगा उसे हम ओआईडीआर सर्विसेज बोलते हैं। अब याद रखिएगा अगर मैं इंडिया का ओआईडीआर सर्विसेज हूं, ओआईडीआर हॉटस्टार एक इंडियन ओआईडीआर सप्लायर है, उसके लिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। हम बात करने वाले हैं अब सेक्शन नंबर 14 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, जो इन आउटसाइड इंडिया से जो ओआईडीआर सप्लाई करता है सर्विसेज इंडिया में, उसकी बात हम करने वाले हैं कि इंडिया के बाहर से अगर कोई ओआईडीआर इंडिया में सप्लाई करेगा सर्विस, उसकी हम बात करने वाले हैं अभी। क्या आप लोगों को ओआईडीआर सप्लायर का मतलब समझ में आया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, आपको तो पता ही है कि सर अगर कोई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अगर ओआईडीआर सर्विसेज देगा और हम
टैक्सेबल टेरिटरी में है तो सर अगर रिसिपिएंट अदर देन एनटीआर है, समझ लीजिए एक बिजनेस एंटिटी है, तो सर बिजनेस एंटिटी जीएसटी अंडर आरसीएम देगा। यस सर, लेकिन अगर समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे ने इंडिया के बाहर से एक ओआईडीआर सर्विस लिया, गेम डाउनलोड कर लिया, तो बेटा क्या छोटा बच्चा जीएसटी अंडर आरसीएम देगा? नहीं सर, वो छोटे बच्चे लोगों को बेसिकली एनटीआर में क्लासिफाई किया जाता है। ओआईडीआर इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ओआईडीआर जीएसटी देगा। बेसिकली ओआईडीआर इंडिया में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है RG10 और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RG06 में उन्हें दिया जाता है और वो टैक्स पे करते हैं यूजिंग देयर ई कैश लेजर। और सर अपना रिटर्न लगाते हैं जीएसटीआर 5A बाय द नेक्स्ट मंथ 20th और इनका एनुअल रिटर्न और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इनको एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर, इंडिया के बाहर से ओआईडीआर ने सर्विस दिया, मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं, मैं जीएसटी अंडर आरसीएम दे दूंगा। सर अगर ओआईडीआर ने सर्विस दिया और मैं बिजनेस एंटिटी नहीं हूं, मैं वो एनटीआर हूं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी। एनटीआर कौन होता है सर? कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल या एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसने ओआईडीआर सर्विसेज लिया है फॉर एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन के लिए अगर लोगे तो आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना है। बिजनेस और प्रोफेशन को छोड़ के गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सर गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अगर ओआईडीआर सर्विस ले लिया है तो सर ओआईडीआर ने अगर सर्विस दिया है, पहले ओआईडीआर इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेगा, नेटफ्लिक्स आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। क्या ये पॉइंट आप लोगों को 100% क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? इंडिया के बाहर से ओआईडीआर सर्विस लिया, बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी दी दे, एनटीओआर आपसे ओआईडीआर कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। और एक बात पता है, ये ओआईडीआर को बहुत सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन है, इनको इंडिया में हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंगलोर में जो ऑफिसर है, बैंगलोर में जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है इनका, इंडिया में बस एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं ये, और हमेशा जिससे भी जीएसटी चार्ज करना है आईजीएसटी कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। ओके सर, ये मैंने एडिशनल पॉइंट आपको बोल दिया। अब मुझे एक बात बताइए, समझ लीजिए ये गूगल प्ले स्टोर है, आपने एक गेम डाउनलोड कर लिया गूगल प्ले स्टोर से, तो सर इस केस में सप्लायर कौन है? ओआईडीआर सप्लायर कौन है? किसे इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सर ये तो बताइए। सर इस केस में ओआईडीआर सप्लायर कौन है? इंडिया में रजिस्ट्रेशन कौन लेगा? देखिए गूगल प्ले स्टोर ने अगर आपको सर्विस दिया है, गूगल प्ले स्टोर इज डीम्ड एज द सप्लायर, वही इंडिया में सर रजिस्ट्रेशन लेगा। जीएसटी एनटीआर को अगर सर्विसेज दिया है, गूगल प्ले स्टोर विल बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, कलेक्ट जीएसटी एंड पे टू द गवर्नमेंट। लेकिन पता है एक एक्सेप्शन होता है कि सर कब? ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसने सॉफ्टवेयर गूगल प्ले स्टोर में डाला है, इस सॉफ्टवेयर डेवलपर को ओआईडीआर सप्लायर मान के इसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। समझ लीजिए, मैं आपको बोलता हूं, जो इनवॉइस इशू किया गया है गूगल प्ले स्टोर ने नहीं दिया, इस नालायक ने ही आपको इनवॉइस दिया है। ठीक है, पेमेंट जो है वो पेमेंट गूगल प्ले स्टोर नहीं लेता, पेमेंट भी आपसे इसको ही जाता है। ठीक है, डिलीवरी जो गेम का डाउनलोड का ऑथराइजेशन है वो भी यही देता है, ऑथराइजेशन की डाउनलोड कर ले। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन भी यही अगर डिसाइड करता है। अब मुझे एक बात बताइए, इनवॉइस भी यही देगा, पेमेंट भी यही लेगा, टर्म्स एंड कंडीशन भी यही डिसाइड करेगा, तो सर सप्लायर कौन हुआ? गूगल प्ले स्टोर या ये डेवलपर? इस केस में देखिए, हमेशा याद रखिएगा गूगल प्ले स्टोर को सप्लायर नहीं माना जाएगा अगर इनवॉइस क्लियरली इंडिकेट्स और आइडेंटिफाई सर्विस एंड इट सप्लायर, सप्लायर का नाम इनवॉइस में इसका है। उसके बाद इंटरमीडियरी, ये बीच वाला जो इंटरमीडियरी है ये पेमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं है।
ही डज नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ, और डिलीवरी ऑथराइजेशन भी ये नहीं करता, और टर्म्स एंड कंडीशन भी अगर ये डिसाइड नहीं करता, तो सर आपको देखना है पी पेमेंट प्रोसेस, ऑथराइजेशन ऑफ डिलीवरी, आई फॉर इंटरमीडिएट, देखिए P for payment process, A for authorization of delivery, I for invoice and T for terms and condition. अगर PAIT कंडीशन इसके ऊपर लागू हो गया कि सर पेमेंट भी यही लेता है, ऑथराइजेशन भी यही देता है, इनवॉइस भी यही देता है, टर्म्स एंड कंडीशन भी यही डिक्टेट करता है, तो बेटा इस केस में OIDR सप्लायर इसे माना जाएगा, और ये इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेके आपसे जीएसटी कलेक्ट करके पे करेगा गवर्नमेंट को। अदरवाइज जनरल केसेस में तो ये जो गूगल प्ले स्टोर इंटरमीडिएरी होते हैं, एप्पल प्ले स्टोर जो होते हैं, एप्पल का ऐप स्टोर जो है वही OIDR सप्लायर होते हैं। लेकिन कभी कभी अगर PIT कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दिया तो इसे OIDAR मान लिया जाएगा। यस एवरीवन, क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पॉइंट क्लियर है। एग्जाम पर्पस के लिए सी ग्रेडेड चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में दिए हुए हैं उनको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम पर्पस के लिए। इस चैप्टर से ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जो OIDR का जो पहला वाला पैराग्राफ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो भी मैंने कवर कर लिए। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीटली इन डिटेल समझ में आ गया होगा। क्या ये चैप्टर 100% क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्लियर है बाबा? अब बस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर उठा के कर लीजिएगा। देखिए बाबा, इन लिमिटेशन ऑफ टाइम मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहा, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने जैसे आपको अभी समझाया है, अभी जाके क्वेश्चन आंसर कीजिए, 100% आप कर पाओगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना कंप्लीट डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल, डन।